हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी विथ अरविंद। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इस चैनल पर हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं केवीएस और यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट का पहला भाग। तो अब से डेली 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट श्रृंखला में ज़रूर शामिल हों, जो आप सबकी आगामी परीक्षा केवीएस यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं? ऑप्शन 1 कालिदास, 2 बाणभट्ट, 3 दंडी, 4 भवभूति। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा 1। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम है ग्रंथ, इसके रचयिता कौन है? कालिदास। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, कालिदास। क्योंकि संस्कृत के सबसे उल्लेखनीय रचनाकार कालिदास हैं, जो कवि और नाटककार दोनों दृष्टियों से अद्वितीय हैं। कालिदास के काव्य ग्रंथ हैं ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव तथा रघुवंश। साहित्य और नाट्य दोनों की दृष्टि से चरम उपलब्धि अभिज्ञान शकुंतलम है। तो इसका आंसर होगा कालिदास। अगला प्रश्न है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे? तो प्रश्न है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन है 1 अमृता शेरगिल, 2 अवनींद्रनाथ टैगोर, 3 नंदलाल बोस, 4 यामिनी राय। तो बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। अवनींद्रनाथ टैगोर भारतीय एवं यूरोपीय कला के एक ऐसे संगम थे जिन्होंने भारतीय कला को एक नवीन मार्ग प्रदान किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में, इन्होंने देश को आत्महीनता के पाप से बचाया है और उसे निराशा के गर्त से निकालकर वह सम्मानपूर्ण पद प्राप्त करवाया है जो अधिकार से उसका था। भारत की कलात्मक चेतना उत्थान में देश के एक नए युग का आरंभ हो रहा है। इस प्रकार अवनीनाथ के प्रयोग से बंगाल को देश में एक गौरवपूर्ण सम्मान प्राप्त हो रहा है। तो यह सब अवनीनाथ टैगोर जी के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोले हैं। तो जो बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे तो अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं? तो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? ऑप्शन 1 ब्रह्मा, 2 विष्णु, 3 महेश, 4 नारद। तो पौराणिक रूप से अगर देखा जाए प्रथम चित्रकार कौन है तो ऑप्शन 1 सही होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी को ही पूरे सृष्टि के सृजनकर्ता माना जाता है। तो इसलिए शिल्पकार या चित्रकार के रूप में पौराणिक रूप से ब्रह्मा जी ही माने जाएंगे। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा संग्रहित है? तो मोनालिसा जो पेंटिंग है बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो यह पेंटिंग कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन 1 पेरिस में, 2 लंदन में, 3 भारत में, 4 अर्जेंटीना में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, पेरिस में। जो मोनालिसा पेंटिंग है वह पेरिस में संग्रहित है। तो लियोनार्डो दा विंची की सर्वोत्कृष्ट कृति मोनालिसा पेरिस के लुब्र संग्रहालय में संग्रहित है। 1500 से 1504 ईस्वी के मध्य निर्मित यह चित्र विश्व की महानतम कलाकृतियों में से एक है। तो इसका निर्माण 1500 से 1504 ईस्वी के मध्य लियोनार्डो विंची ने किया था। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, पेरिस के लुब्र संग्रहालय में संग्रहित है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, लास्ट सफर के निर्माता हैं? ऑप्शन 1 लियोनार्डो दा विंची, 2 राफेल, 3 फ्रांस हॉल्स, 4 गोगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? जो लास्ट सफर पेंटिंग है उसके निर्माता हैं लियोनार्डो दा विंची। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन 1 सही होगा। लियोनार्डो दा विंची की प्रथम उत्कृष्ट कलाकृति थी लास्ट सफर, जिसे इन्होंने 1490 ईस्वी में सांता मोरिया डेलीगेसी में निरूपित किया था। यह कृति विश्वविख्यात है और हाई रेनेसा की वारसी के अनुसार प्रथम श्रेष्ठ रचना है। तो जो वारसी नहीं होगा, वसारी होंगे। तो वसारी जो राइटर थे और कला समीक्षक, तो उनके अनुसार यह हाई रेनेसा जो पीरियड है उसकी यह विश्वविख्यात कलाकृति है, लास्ट सफर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध
टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है? तो प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक किस चैनल पर आता है? ऑप्शन 1 डिज्नी पर, 2 हंगामा पर, 3 पोगो पर, 4 जेटिक्स पर। तो इसका ऑप्शन जो है 1 सही होगा, डिज्नी पर। प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक जो है आता है डिज्नी चैनल पर। यह कार्यक्रम डिज्नी चैनल पर 12 अक्टूबर 2010 से प्रारंभ हुआ है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, डिज्नी चैनल पर। तो यह कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ है? 12 अक्टूबर 2010। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता हैं। कामसूत्र के रचयिता कौन हैं? जो कामसूत्र ग्रंथ हैं इसके रचयिता कौन हैं? ऑप्शन 1 वात्स्यायन, 2 चरक, 3 रामदेव, 4 पाणिनि। तो कामसूत्र के रचयिता कौन हैं? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, वात्स्यायन। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की थी। इसका रचना काल अनुमानतः जो है 600 ईसा पूर्व बताया जाता है। कामसूत्र में जो है वात्स्यायन ने 64 कलाओं का वर्णन करते हुए नगर जीवन की समृद्धि में उनके योगदान पर प्रकाश डाला है। तो जो है कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इसकी जो रचना काल है अनुमानतः 600 ईसा पूर्व बताया जाता है और इसके रचनाकार हैं वात्स्यायन। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं। ऑप्शन 1 सतीश गुजराल, 2 राजा रवि वर्मा, 3 M.F. हुसैन, 4 रणवीर सिंह बिष्ट। तो तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन हैं? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, राजा रवि वर्मा। ऑप्शन 2 सही होगा, राजा रवि वर्मा जो है तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। आज अनेक विद्वानों के मतानुसार राजा रवि वर्मा की कला अप्रासंगिक मानी जाती है, किंतु आपकी कला का मूल्यांकन तत्कालीन युग के परिप्रेक्ष्य में करें तो आप भारतीय कला के क्षेत्र में तैल माध्यम के अग्रदूत के रूप में दृष्टिगत होते हैं। तो राजा रवि वर्मा जो है वह तैल माध्यम के रूप में जो है अग्रदूत के रूप में दृष्टिगत होते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ही तैल माध्यम को जो है अपनाया था भारत में। अगला प्रश्न है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। ऑप्शन 1 सिंधु सभ्यता, 2 चीनी सभ्यता, 3 मिस्र की सभ्यता, 4 मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो नील नदी की घाटी से पनपी सभ्यता है तो मिस्र की सभ्यता है। ऑप्शन 3 सही होगा, मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन 3 सही होगा। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में नील नदी द्वारा सिंचित एक छोटा सा देश है। यह उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में लीबियन रेगिस्तान, पूर्व में लाल सागर और दक्षिण में नील नदी के महाप्रपातों से घिरा है। तो जो नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है वह मिस्र की सभ्यता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? ऑप्शन 1 बेल्लारी, 2 लोथल, 3 मद्रास, 4 कर्नाटक। तो दक्षिण भारत का वह कौन सा केंद्र है जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, बेल्लारी। दक्षिण भारत के बेल्लारी स्थान की गुफाओं में जो है प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ शिकार का दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक चिन्ह अंकित हैं। तो यहाँ पे जो है बेल्लारी में जो है शिकार के और जादू के जो है जादू के चित्र या जादू के विश्वास के चित्र या चिन्ह जो है प्राप्त होते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, बेल्लारी। अगला प्रश्न है, कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? ऑप्शन 1 यामिनी राय, 2 V.S. गायतोंडे, 3 रविन्द्रनाथ टैगोर, 4 अमृता शेरगिल। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा, यामिनी राय। कालीघाट के चित्र से जो है किस चित्रकार को प्रेरणा मिली थी? यामिनी राय को। जिस समय जो है बंगाल में हर कलाकार टैगोर के नक्शे कदम पर चलने में गौरव का अनुभव करता था, उस समय जो है टैगोर कलम की चमक से बेजार हुए बगैर अपनी स्वतंत्र मेघा के बल पर जो है एक नया आयाम प्रस्तुत किया यामिनी राय ने। जो है इन्होंने जो है टैगोर की जो नक्शे कदम पर न चल करके इन्होंने अपना एक नया आयाम प्रस्तुत किया।
यामिनी राय जैसे लोक कलाकार के रूप में वे इस कारण प्रसिद्ध हुए, इन्होंने बंगाल की अल्पना, खिलौनों तथा पटुआ व कालीघाट रेखांकन से प्रेरणा ग्रहण की थी, तो इसलिए इन्हें जो है प्रसिद्धि ज़्यादा मिली थी। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, यामिनी राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? ऑप्शन 1 GR संतोष, 2 VS गायतोंडे, 3 KK हेबर, 4 भूपेन हजारिका। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, भूपेन हजारिका। जो भूपेन हजारिका जी हैं वह असमिया गायक हैं, तो यह एक गायक हैं, बाकी तीनों जो हैं चित्रकार हैं। GR संतोष, VS गायतोंडे, KK हेबर जो हैं यह तीनों चित्रकार हैं और भूपेन हजारिका जो हैं गायक हैं असम के। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, रंग क्या है? ऑप्शन 1 कलर स्टिक, 2 कलर केक, 3 कलर बोतल, 4 प्रकाश का गुण। तो कलर क्या है? कलर जो है प्रकाश का गुण है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, प्रकाश का गुण। कलर क्या है? रंग क्या है? प्रकाश का गुण है। अगला प्रश्न है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता। तो दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। ऑप्शन 1 मिस्र की सभ्यता, 2 ग्रीक की सभ्यता, 3 भारत की सभ्यता, 4 मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता। तो दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच के जो स्थान है उसे दोआब बोला जाता है। तो दो नदियों के बीच के स्थान को या जो भी नगर बसे होंगे उसको दोआब या दोआबा बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, दो नदियों के बीच के जो है दोआबा में जो है दजला और फरात नदियों के दोआब में जो है पनपी सभ्यता है कौन सी? मेसोपोटामिया। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 प्रयाग में, 2 उदयपुर में, 3 नागपुर में, 4 पटियाला में। तो कुल सांस्कृतिक केंद्र भारत में कितने हैं? 7 हैं। तो उसी में से एक सांस्कृतिक केंद्र जो है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, प्रयाग में, NCZCC। नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, प्रयाग में। अगला प्रश्न है, बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन 1 किशनगढ़, 2 बूंदी, 3 कोटा, 4 गढ़वाल। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, जो बनी ठनी है वह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो शेखावत के शब्दों में जो है आकर्षण, विस्फारित नेत्र, आगे निकली हुई, इकहरी चुभती हुई किशनगढ़ शैली की बनी ठनी जो है लियोनार्डो दा विंची की कृति मोनालिसा के समकक्ष है, जिसे जो है विश्व का सर्वोत्कृष्ट चित्र माना जाता है। तो बनी ठनी चित्र को जो है मोनालिसा के समकक्ष माना है, किसने माना है? शेखावत जी ने। तो बनी ठनी को जो है भारतीय मोनालिसा के रूप में भी जाना जाता है। यह किशनगढ़ शैली से संबंधित और निहाल चंद्र द्वारा चित्रित है। इसके कलाकार हैं निहाल चंद्र। अगला प्रश्न है, रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है। तो रंगोली मुख्य रूप से किस पर बनाई जाती है? ऑप्शन 1 कैनवस पर, 2 जमीन पर, 3 कागज पर, 4 दीवार पर। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, रंगोली जो है मुख्य रूप से बनाई जाती है जमीन पर, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। भारत में जो है विभिन्न प्रांतों में लोक कला के अंतर्गत विभिन्न नामों से जमीन पर रंग चूर्णों से धार्मिक भावना में अलंकारिक आकृतियाँ चित्रित की जाती हैं त्योहारों पर। इन्हें जो है बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली, राजस्थान में मांडना, गुजरात में साथिया और उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, बिहार में अहपन व गढ़वाल में आपना कहते हैं। तो इन्हें जो है रंगोली का जो है सभी प्रदेश में अलग अलग नाम हैं, तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, सभी नाम जो है किस प्रदेश में किस रूप में
जानी जाती है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। यहाँ पे रंगोली जो है महाराष्ट्र की लोक कला है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ज़मीन पर की जाती है। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं। तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन 1 आकार, 2 संयोजन, 3 रेखा, 4 लय। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जो है क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी है जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा निर्देश करती है। तो जो रेखा है वह गति की दिशा निर्देश करती है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, रेखा। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र संबंधित हैं। ऑप्शन 1 बुद्ध से, 2 शिव से, 3 विष्णु से, 4 दलाई लामा से। तो अजंता के चित्र जो है वह संबंधित है किससे? बुद्ध से, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, बुद्ध से। अलंकारिक आलेखनों को छोड़कर अजंता के अधिकांश चित्रों का विषय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन चित्रों में जो है बुद्ध के विभिन्न चित्र, पवित्र धर्म चिन्ह सम्मिलित हैं। साथ ही बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाएं तथा जातक कथाएं इन गुफाओं में जो है चित्रकारी का प्रधान विषय रहा है। तो अजंता का जो मुख्य विषय रहा है भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, बुद्ध। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? ऑप्शन 1 वर्ण, 2 रेखा, 3 लय, 4 आकृति। तो भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, लय। लय जो है भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रही है, तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही होगा, लय। अगला प्रश्न है, नृत्यांगना सुधा चंद्रन, नृत्यांगना सुधा चंद्रन जो है, सुधा चंद्रन की फिल्म है, नृत्यांगना जो है सुधा चंद्रा जी, उनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, उस फिल्म का क्या नाम है? ऑप्शन 1 पायल की झनकार, 2 डांस इंडिया डांस, 3 नाचे मयूरी, 4 आजा नचले। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन 3 सही होगा, नाचे मयूरी। सुधा चंद्रन की फिल्म है नाचे मयूरी। नाचे मयूरी फिल्म जो है नृत्यांगना सुधा चंद्रन के जीवन पर आधारित फिल्म है, जिसमें सुधा चंद्रन ने प्रमुख भूमिका निभाई है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, नाचे मयूरी। अगला प्रश्न है, प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है। तो प्रति 3 वर्ष पर जो अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी होती है वह किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय चित्रकला, 2 चित्रथगा, त्रिपथ त्रिपथगा सॉरी ऑप्शन 2 है त्रिपथगा, 3 त्रियोगना, 4 त्रिनाले। तो प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी जो है वह किस नाम से जानी जाती है? तो त्रिनाले नाम से जानी जाती है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाती है प्रति 3 वर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, त्रिनाले। त्रिनाले जो प्रदर्शनी है यह कौन सी संस्था जो है आयोजित करती है? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, वास तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन तकनीकी कौन सी है? तो ऑप्शन 1 इटालियन है, 2 मंगोलियन है, 3 ईरानियन है, 4 चीनी जापानी है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही होगा। जो वास तकनीकी की रेखाएं हैं भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन जो है उसकी तकनीक जो है वास की तकनीक जो है वह चीनी जापानी है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, चीनी जापानी। बंगाल स्कूल के कलाकारों की कलाकृतियों में जो है विदेशी कला प्रभाव के रूप में जापानी वास पद्धति के अतिरिक्त पाश्चात्य शैली का यथार्थ रेखांकन और चीनी आलेखन का निश्चित रूप से सम्मिश्रण है। तो इसमें जो है चीनी और जापानी तकनीक का मिश्रण है भारतीय वास तकनीकी में। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन 1 बाबर का, 2 अकबर का, 3 जहांगीर का, 4 शाहजहां का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के समय का, जहांगीर के समय के शासनकाल का। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, जहांगीर। जहांगीर के काल में चित्रकला को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था।
और उसके राज्यकाल में जो है मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग मानते हैं सभी। तो जहांगीर के शासनकाल को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, और अकबर के समय का जो है साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, और शाहजहां के समय का जो है स्थापत्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, और इस श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट हुई है आपकी केवीएस और टीजीटी पीजीटी यूपी की परीक्षा के लिए जो है आज से जो है स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी के लिए। प्रैक्टिस सेट डेली जो है आप सभी के लिए उपलब्ध होगी। तो इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, हबीब तनवीर एक हैं, तो हबीब तनवीर कौन है? ऑप्शन 1 नाटककार, 2 संगीतकार, 3 चित्रकार, 4 राजनीतिज्ञ हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। हबीब तनवीर जो है वह एक नाटककार हैं, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। हबीब तनवीर जो है उर्दू व हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे। इनका जन्म जो है 1923 ईस्वी में तथा मृत्यु 2009 जून में हुई थी, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। तो कैसी लगी आज की पहली प्रैक्टिस सेट जो आप सबकी आगामी परीक्षा केवीएस यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।